हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर, बहुत ही सिंपल, जो कि था लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं आज एयरवेज पे। एयरवेज से पहले हमने ऑलरेडी देखा है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके अलावा हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन या वाटरवेज के ऊपर डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। एयरवेज की अगर अपन बात करें तो एयरवेज वाला जो चैप्टर है, मतलब एयरवेज वाला जो टॉपिक है, दैट इज क्वाइट सिंपल। ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि एयरवेज के बारे में पहले तो इंपॉर्टेंस बता दीजिए, और इंपॉर्टेंट आप जो अपने यहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल या नेशनल, उनको बता देना है। ठीक है, मतलब लोकल जो एयरपोर्ट्स हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट्स के बारे में बात करें तो तुम जानते हो कि एयर ट्रांसपोर्टेशन या एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, टाइम भी कम लगता है और काफ़ी आरामदायक भी है और प्रेस्टिजियस है। ठीक है, ये तो तुम ऑलरेडी जानते हो। डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको कि जो एयरवेज है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट क्यों कहा गया? इसमें ट्रैफिक वगैरह नहीं होता, आसानी से आप मूव कर सकते हो वन प्लेस से अनदर प्लेस, आपका काफ़ी टाइम बच जाता है इसमें। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी जगहों पर, ऐसी जगह जहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना तो रोड का जाना, ना ट्रेन का जाना या वाटरवेज का, वहाँ पर आप आसानी से जा सकते हो एयरवेज को यूज़ करते हुए। जैसे ऊंचे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वहाँ पे, ड्राई डेजर्ट है वहाँ पे, काफ़ी घने फॉरेस्ट है वहाँ पर भी, कई जगह पर लंबा अगर समुद्र है उसको भी अगर आपको जल्दी से पार करना है तो एयरवेज इज़ द बेस्ट वे। उस तरीके से एयरवेज को आप यूज़ कर सकते हो और पहुँच सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी ऐसी जगह हो जहाँ पे शायद अप्रोच पॉसिबल नहीं है, और अगर होगी भी तो बहुत टाइम लगेगा। सेफ भी है, इवन सबसे सेफ अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन है तो दैट इज़ एयरवेज। वो अलग बात है कि इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बट फिर भी सबसे ज़्यादा सेफ जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज एयरवेज। एयरवेज ऑल्सो कैन हेल्प टू इंक्रीजिंग द ट्रेड, स्पेशली दैट पेरिशेबल प्रोडक्ट। पेरिशेबल क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो टाइम ड्यूरेशन के साथ में ख़राब हो जाए या जल्दी ख़राब हो सकता है, 2 दिन 4 दिन, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसकी टाइम लिमिट होती है अपनी एग्जिस्टेंस की, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब सबसे सही अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का वे है तो दैट इज़ एयरवेज। ठीक है, शिप में टाइम लगेगा, मतलब वाटर शिप जो होती है उसमें टाइम लगेगा, रोड के ज़रिए जाओगे, ट्रेन के ज़रिए जाओगे तो टाइम लगता है, लेकिन आप एयरवेज को अगर यूज़ करते हो तो आप आसानी से कुछ ही घंटों में आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। आजकल तो एयरलिफ्टिंग भी होती है ना। ये रोड्स एंड रेलवेज के प्रेशर को कम कर देता है। मैक्सिमम लोग सोचिए एयरवेज अगर ना हो तो लोग किससे मूव करेंगे? रेलवे से करेंगे या रोडवेज से करेंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक जैम हो सकता है, और हमारी जितनी आबादी है उसके हिसाब से तो बनता है भैया इस तरह की चीज़ों का होना, अदरवाइज तो हम अटक जाएंगे रस्तों में ही। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेशराइजेशन है उसको कम करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन, और ये इतना ही है, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, कि सबसे पहली बार एयर ट्रांसपोर्टेशन को नेशनलाइज किया गया इन ईयर 1953 में। 1953 में एयरवेज नेशनलाइज होगी, और किसके थ्रू हुई? एयर इंडिया हमारे सामने आई एज अ मेजर एयरवेज, जो आप कह सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में था, एयर इंडिया जिसको आप कहते हो। इसके अलावा एक कंपनी और आई, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस को यूज़ किया गया ऑपरेशनल वर्क्स के लिए। उसके अलावा प्राइवेट एयरलाइंस भी है, और सब्सिडरी हमारे यहाँ पर दूसरी एयरलाइंस भी है। ठीक है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज हमें यहाँ देती हैं। एयर इंडिया है जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, एयर सर्विसेज हमें दे रही है। इवन हेलीकॉप्टर्स के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, और काफ़ी ऐसे रीजन्स में जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता ट्रेन्स का, रोड्स का अप्रोच करना, वहाँ तक ये हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, इस तरह की जगहों पर ये ऑपरेशंस अपने कंप्लीट करते हैं, मतलब इनके टास्क जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। साथ ही नेबरिंग कंट्रीज तक भी हम अप्रोच कर सकते हैं इन सभी सर्विसेज को यूज़ करके। ऑब्वियसली नेबरिंग कंट्रीज पे आपको पहुंचना है तो यू हैव टू यूज़ दीज एयर सर्विसेज। ठीक है, इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं एयरवेज के अंदर। कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं अपन। ये हमारे यहाँ पर नेशनल एयरपोर्ट्स हैं: श्रीनगर, अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, गोवा, कैलिकट, कोची, त्रिवेंद्रमपुरम, तिरुचिपल्ली, चेन्नई, कैलकाटा, गुवाहाटी। ये वो एयरपोर्ट्स हैं। हालांकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनके अलावा छोटे एयरपोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी जगह पर।
रीज़न क्या होता है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का मतलब और नेशनल एयरपोर्ट्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ से डायरेक्टली नेशनल आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप किसी कंट्री के अंदर जाने के लिए आप फ्लाइट्स अवेल कर सकते हो, और डायरेक्ट कंट्रीज से यहाँ पर भी डायरेक्ट, जैसे जयपुर की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पे फ्लाइट्स होंगी। बॉम्बे 4 मेजर जो हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो हो गई ऑफकोर्स, इन 4 मेजर सिटीज़ पे तो आपको हर टाइप से फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिलेगी, लेकिन काफ़ी बिजी हैं ये, यहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं काफ़ी बिजी एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एयरवेज। एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि है कम्युनिकेशन, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के 2 टाइप होते हैं। कम्युनिकेशन पहला जो टाइप होता है वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब 1 to 1 जब बात होती है, और मास कम्युनिकेशन का मतलब जब एक साथ आप बहुत लोगों से बात करते हो। बहुत ही सिंपल है, देखिए पहले सबसे पहले बात करते हैं अपन इंडियन पोस्टल सर्विसेज की पर्सनल कम्युनिकेशन में। तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जब आप 1 to 1 बात कर रहे हैं तो जो चिट्ठी लिखते हैं, अब तो खैर हालांकि नहीं लिखते, बट फिर भी हाँ लिखी जाती थी जब चिट्ठी वगैरह, जब पर्सनल 1 to 1 कम्युनिकेशन किया जाता है, ये रिटन कम्युनिकेशन है। वर्ल्ड के अंदर हमारा नेटवर्क सबसे बड़ा है, लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज आर एक्चुअली वर्किंग। 89% रूरल एरियाज में और 11% अर्बन एरियाज में आर वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पर 2 टाइप के मेल्स हम कैरी करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास मेल होता है, दूसरा होता है सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल का मतलब होता है जिसको एयरलिफ्ट किया जाता है बिटवीन द स्टेशंस, मेल कवरिंग बोथ लैंड एंड कनेक्टेड बाय एयर, ठीक है। तो एयरलिफ्ट भी हो सकता है और लैंड एरियाज के थ्रू भी पहुंच सकता है। फर्स्ट क्लास मेल मतलब स्पीड पोस्ट वगैरह होती है ना, तुरंत पहुंच जाती है जो, इसके अंदर कार्ड्स, एनवेलप्स और जो बॉक्सेस होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। दूसरा सेकंड क्लास मेल, इसके अंदर कैरी किया जाता है इसको सरफेस मेल कवरिंग्स के साथ, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। ज़्यादा टाइम नहीं लग, मतलब इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर जो भी न्यूज़पेपर हैं या पीरियडिकली कोई मैगजीन निकल रही है या बुक पॉकेट्स हैं, कुछ भी चीज़ जो रजिस्टर्ड है, आप मतलब वही सेम आप क्या करो, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होते हैं, टाइम ड्यूरेशन पे पहुंच जाती है, सालाना पत्रिका होती है, 15 दिन के ड्यूरेशन में होती है, तो इस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे समझो फर्स्ट क्लास का मतलब जो रैपिड पहुंचेगी, सेकंड क्लास का मतलब जो आसानी से पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कम्युनिकेशन कैसा है, 1 to 1 पर्सनल कम्युनिकेशन है। तो उसमें सबसे पहले तो कौन कर रहा है काम, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, अब तो हालांकि कॉरियर सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड हो गई है। दूसरा टेलीकॉम नेटवर्क, इसके बारे में तो कहना ही क्या, टेलीकॉम नेटवर्क मतलब जहाँ पे हम टेली कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब टेली कम्युनिकेट करते हैं, फ़ोन के थ्रू हम बातचीत करते हैं। ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है हमारे एशिया का, लगभग 3200 टेलीफोन एक्सचेंज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अर्बन प्लेसेस के अंदर लगभग 2/3 ओवर द अर्बन, देखिए बिसाइड अर्बन प्लेस कवर्स ओवर 2/3 और 1/3 कहाँ होता है, विलेजेस में। लगभग 3200 टेलीफोन एक्सचेंज है, जिसमें से 2/3 तो अर्बन एरियाज में, 1/3 आपके रूरल एरियाज में। प्राइवेट कंपनीज भी इसमें अब एंटर हो चुकी है, और इसके कारण हमारे पास में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छा नेटवर्किंग है, सब पॉसिबल हुआ है ड्यू टू प्राइवेट कंपनी के आने के कारण या प्राइवेटाइजेशन के कारण। आ जाइए मास कम्युनिकेशन की बात करें तो मास कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो भी हमारे कम्युनिकेट करता है। अब मास कम्युनिकेशन का मतलब होगा बड़े पैमाने पे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करना। कैसे करेंगे, तो उसके लिए चाहे वो अवेयरनेस फैलाना हो, हेल्थ या एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग कोई चीज़ हो, तो सबसे पहले है यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो। कोई नहीं सुनता लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो, पहले क्या होता था, देखो आपको हो सकता है अलग लगे, अजीब लगे, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जब हमारे यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इंटरनेट इतना वर्क नहीं करता था, तो ऑल इंडिया रेडियो और ये दूरदर्शन, ये 2 फैक्टर थे जिसके थ्रू लोगों को नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी, ठीक है। इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो लगभग 200 रेडियो स्टेशन हैं, 320 ट्रांसमीटर्स ब्रॉडकास्ट एरियाज हैं, जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस में। रीजनल लैंग्वेज मतलब जो उनकी मातृभाषाएं हैं, जहाँ जहाँ पे नेटवर्किंग्स हैं वहाँ पर उनकी मदर टंग में, और इसके अलावा नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए कि फार्मर्स को नॉलेज देने के लिए कि किस तरह का मानसून होने वाला है, कौन सा हार्वेस्ट करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी ऑल इंडिया रेडियो कई सारे प्रोग्राम चलाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ के लिए रिगार्डिंग और एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग म्यूजिक वगैरह भी चलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें होती है। ये तो हो गया सुनने के लिए। अब देखने के लिए भी क्या,
तो सबसे लार्जेस्ट अगर अपन नेटवर्क की बात करें, मतलब जो टेलीविजन से रिलेटेड है, उसका मैक्सिमम पार्ट लगभग दूरदर्शन के हाथ में था हमारे इंडिया के अंदर। हालांकि अब तो थोड़ा सा दूरदर्शन को लोग कम देखते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, इट वॉज द टाइम जब बहुत सारे लोगों के पास में टेलीविजन नहीं थे, और जिनके पास में थे उनके पास में केवल दूरदर्शन हुआ करता था। 87% ऑफ द कंट्रीज सर्वर दूरदर्शन के पास था, या मतलब सर्वर्स में तब ये सर्व करते थे। हमारे कंट्री के मैक्सिमम 87% ऑफ टोटल पॉपुलेशन सीज थ्रू द दूरदर्शन। जो भी चीज़ें होती थी, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, वो सारी चीज़ें, चाहे न्यूज़ भी हो, हमें कहाँ से मिलती थी? दूरदर्शन से मिलती थी। इसके अलावा फिर आ जाती है आपके प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, या फिर जो भी किसी भी भाषा के अंदर छपने वाली पत्रिकाएं हैं, ऑल सच डिलेक्ट्स में, जो भी 100+ लैंग्वेजेस में छपने वाली जो न्यूज़ मैगजीन्स वगैरह हैं, ऑल सच आर अवेलेबल टू कम्युनिकेट द मैसेज और गिविंग द इंफॉर्मेशंस। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स, अदर फिल्म प्रोडक्शंस एंड शॉर्ट मूवीज, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। छोटे छोटे मैसेजेस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा मूवीज़ बनाई जाती है, इंफॉर्मेटिव भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, हेल्थ से भी हो सकती है। तो ये भी एक तरीके का मास कम्युनिकेशन का तरीका है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इसमें बताने वाली कोई बात मेरे को लग नहीं रही ज़्यादा आपके लिए। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब वैसे तो तुम जानते होंगे इसको, ज़्यादा इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब दो नेशंस के बीच में ट्रेड कंप्लीट किया जाए। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जब दो कनेक्टिविटी, सेम वैसे ही जैसे ग्लोबलाइजेशन है कि आपने ग्लोबलाइजेशन में दो इकोनॉमीज़ को आपस में जोड़ा है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है कि जब इंटरनेशनली दो इकोनॉमीज़ को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द ट्रेड, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? हमारी मॉडर्न लाइफ के अंदर सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और अब हमें क्या करना होता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है अलग अलग, और एक कंट्री कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि एक कंट्री सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सके, कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आप एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट रहते हैं, और प्रेजेंट वर्ल्ड में ट्रेड काफ़ी नेसेसरी हो गया है। क्यों हो गया है? उसके कुछ 3 कॉज दिए हैं। पहला कॉज कि कोई भी कंट्री अपने आप में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं कर सकती, उसको किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप कभी भी फुलफिल और सेटिस्फाई नहीं कर सकते। या तो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, या आपके पास टेक्नोलॉजीज होंगी, या आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो कई चीज़ें हैं, तो ये कई सारे फैक्टर्स यहाँ काम करते हैं, तो आपको एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना होता है। दूसरा फैक्टर है, जब भी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, या फिर जो ट्रेड रिलेशन है उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आपके यूज़ होते हैं। क्यों? किसी देश के अंदर नेचुरल डिजास्टर आया, अब वो कंट्री कैसे उस चीज़ से ओवरकम कर पाएगी, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके आसपास की जो कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज, उसको सपोर्ट करें। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया कि जब भी कुछ इस तरह का होता है तो नेबरिंग कंट्रीज उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है। और ये नेबरिंग कंट्रीज का सपोर्ट करना तभी पॉसिबल है जब आपके साथ में अच्छे ट्रेड रिलेशंस मेंटेन किए हों उन्होंने ऑलरेडी। सो दिस वुड बी द सेकेंड वन। थर्ड है, ट्रेड रिलेशंस आर गारंटी ऑफ द पीस। अगर आपके ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं तो आपके पास में ऑब्वियसली आपस में आपके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे और पाकिस्तान के बीच में भी अगर ट्रेड रिलेशन अच्छे होते हैं तो शायद हम आपस में लड़ नहीं रहते हो इन चीज़ों के लिए। तो ट्रेड रिलेशन हमारे बीच में एक अच्छा पीस मेंटेन करने का काम करते हैं। जनरली हम बिलीव करते हैं दैट द ट्रेड कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू फाइट विथ ईच अदर एज दे आर इंटरडिपेंडेंट। अगर एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट हैं तो एक दूसरे से आप लड़ाई करके अपना नुकसान नहीं करवाओगे फॉर श्योर। तो ऐसे में ये बात कहने की कोशिश की है कि अगर एक दूसरे के साथ आप ट्रेड रिलेशन मेंटेन करते हो तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कि आपस में आपके रिलेशन जो होंगे वो सही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है तो लड़ाई करने की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड? काफ़ी सिंपल है वैसे तो। देखो सिंपली अगर मैं कहूं कि आप कितना तो इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना आपके पास से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, ये टोटल तो हो गया आपका ट्रेड। और अगर मैं इस चीज को बोलूं कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है,
ठीक है, कितना तो आप इंपोर्ट करते हो कितने रुपए का और कितने रुपए का एक्सपोर्ट करते हो, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इतना याद रहेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर बैलेंस एक्सपोर्ट का, सुनना अच्छे से, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट कम करते हैं, तो आपके लिए फेवरेबल है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर यही चीज उल्टी है तो इसको आप कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल का मतलब आपके पास में पैसा ज्यादा आ रहा है, विदेशी जो पूंजी है, जो करेंसी है, वो आपके पास ज्यादा आ रही है, इंस्टेड आपकी जो करेंसी है उनके पास जाए। क्योंकि कोई भी कंट्री जब बिजनेस या करती है, किसी के साथ ट्रेड करती है, तो वो खुद की करेंसी लेती है पहली चीज तो, लेकिन उसको पहले एक्सचेंज करवाती है। ठीक है, तो ऐसे समझना। और या फिर वो कोई कॉमन करेंसी यूज करती है, जैसे SDR हुआ, गोल्ड हुआ, या फिर अमेरिकन डॉलर हुआ। ठीक है, तो ऐसे में याद रखो आप, यहां पर इसने बताया है कि अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, जैसे इंडिया का, तो मान के चलें आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। इंडिया के ट्रेड रिलेशन सभी कंट्रीज के साथ में काफ़ी अच्छे हैं, लगभग हर कंट्री के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे ही हैं। क्यों? क्योंकि पीस, वसुदेव कुटुंबकम एंड ऑल सच जो हमारे आइडियोलॉजीज हैं उनको हम फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पर अभी से नहीं, बहुत पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसके कारण से वर्ल्ड की और इवन पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है, काम करने वाले मेहनती लोग ज़्यादा हैं। तो हमारे यहाँ दो तीन चीज़ें, बस टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे यहाँ सबसे बेस्ट हैं। तो लोग, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज लगभग हम पे नज़र रखे हुए हैं। हमारे यहाँ अब आप मान सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे अवेलेबल हमारे यहाँ रिसोर्सेज हों, कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं, वर्ल्ड के अंदर लीडिंग जितने भी नेशंस हैं, वो हमारे यहाँ से कमोडिटीज़ को इंपोर्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, कौन सा, रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, और हम भी करते हैं नो डाउट, जैसे पेट्रोलियम हम करते हैं, गोल्ड हम करते हैं, केमिकल्स भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है। मैंने दो तीन नाम आपको बताए। हमारे यहाँ से कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है, जिसके अंदर स्पाइसेस हैं, जिसके अंदर आपके कॉटन है, जूट है, ठीक है, कुछ इस तरह की क्रॉप। बट मैक्सिमम चीज़ें हम उसके रेशियो में अगर देखा जाए तो इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, गोल्ड का, पेट्रोलियम का, केमिकल्स का। दैट इज़ वाई हमारे यहाँ पे ट्रेड का जो बैलेंस है वो अनफेवरेबल है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड्स हैज़ अंडरगॉन ए सी चेंज इन लास्ट 50 ईयर्स, सॉरी। तो लास्ट 50 ईयर्स में अगर हम देखें इंटरनेशनल ट्रेड्स के अंदर तो काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड द गुड्स हैव बीन सप्रेस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशंस एंड नॉलेजेस। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द सॉफ्टवेयर giant at the international level and it's earning large foreign exchange through the exports of information and technologies। इसने कहा कि इंडिया का अगर अपन कंसेप्ट समझें तो इंडिया केवल आज से ही नहीं, इसको अगर समझने की कोशिश करो, इफ़ यू विल फाइंड समथिंग गुड, तो वो यही है कि हमारे इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सेक्टर का तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए इनोवेशंस वी हैव डन, और उन इनोवेशन की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही है। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो एक इमेज है वो काफ़ी अच्छा उभर के आ रहा है, एंड दैट हैज़ गिवन अस इमेज, आप कह सकते हो, दैट हैज़ गिवन अस अ पर्टिकुलर एक ऐसा ओहदा हमें दे दिया है जिस ओहदे की हमें ज़रूरत थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सिचुएशन तब पॉसिबल हुई है हमारे लिए जब हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद खुद से धीरे धीरे हम सर्वाइवल वाली पोजीशंस पे आए, सर्वाइवल से अब थोड़ा बेटरमेंट वाली सिचुएशन पर आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हमारे इंटरनली है, जैसे हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादा होना हमारे लिए हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना के रखता है, बट नेवरदलेस वी विल डू दैट। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं कंट्री के अंदर, मैक्सिमम हमारे यहाँ जो भी हम कमा रहे हैं उसमें टूरिज्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और सर्विस सेक्टर में टूरिज्म का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर पानी नहीं है और कई सारी चीज़ें हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ नहीं है ज़्यादा, तो उनको फ़ायदा कैसे हो, पैसा कहाँ से आए उनके पास, तो टूरिज्म इज़ द राइट वे टू अर्न द मनी। ठीक है, तो ऐसे में टूरिज्म, फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं कंट्री के अंदर, और इसके कारण से लगभग 4.5% इनकम जो है हमारी वो बढ़ती है। फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है, कितना था ये, लगभग
1,35,193 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज वी हैव गेन इन द ईयर 1920, मतलब 2015 2015 के अंदर वी गॉट अप्रॉक्सीमेटली 1,35,193 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसा, विदेशी पूंजी हमारे पास में आई। लगभग 8.03 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट केम विजिटेड इन 2015 में फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ आए, और लगभग 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री, और लगभग 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली हमसे इंगेज हुए, टूरिज्म इंडस्ट्री से इंगेज हुए। मतलब उसके कारण से हमें क्या मिला, उसके कारण से हमें इनकम मिली। टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आप सेक्टर बोल सकते हो जिससे कि हमें फ़ायदा मिलता है, और साथ ही इससे पैरेलल जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा मिलता है। टूरिस्ट जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ से खरीदते हैं, फिर अपने देश में लेके जाते हैं। इससे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, हमारे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। कई सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, ठीक है, चाहे आप राजस्थान की बात करो, गोवा की बात करो, J&K की बात करो। इसके अलावा कई सारे साउथ के ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग मेन उनका जो इनकम ऑफ सोर्स है वो है टूरिज्म। शायद अगर टूरिज्म ना हो तो उनको अच्छी इनकम नहीं गेन हो, तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है अपने अंदर। तो टूरिज्म को हम एज अ ट्रेड देख रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म को हम एज अ ट्रेड बिजनेस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था हमारे इस चैप्टर का, और फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ज़्यादा थ्योरी थी इसमें, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट समझने वाला नहीं था। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपन पढ़ना चाह रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके MCQs अपन बाद में करेंगे, क्योंकि चैप्टर पहले कंप्लीट करते हैं, NTSC के पहले इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और बस पढ़ते रहो, कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आए तो पूछो टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है, और डाउट्स पूछा करो। आपके NTSC के एग्जाम पोस्टपोन तो हो गए हैं आगे, बट फॉर श्योर होने तो वाले हैं, तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा SST पर, और जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं उन पर भी ओवरऑल कर लेना। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, इसका मतलब है आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, तो पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो भी कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे हमें बता दीजिएगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।